नमस्कार। व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय जय सिया राम। आज सावन का पहला सोमवार है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबके वॉलपेपर शिवमय हो रखे हैं। मैं जहां भी देख रहा हूं वहीं कहीं कोई भोले बाबा को जल चढ़ा रहा है, कहीं कोई उनको चिलम दे रहा है, कोई भांग दे रहा है और तरह तरह के भजन, कुछ रैप भी आ गए हैं। मतलब एक लड़का कोई झा ही है जो निकला है जिसने बड़ा अच्छा रैप भी किया है, शिव तांडव का या पता नहीं किस किस का। तो आज शिव में माहौल है, लेकिन हम लोग ये देख लें कि भाई शिव की केवल भक्ति न करें, थोड़ा शिवत्व अपने में भी लाएं। पता चला कि जल डालने के क्रम में ही मारपीट हो गई, वहीं पर हम लोग असुर बन गए, अशिव हो गए। पता चला इतनी भीड़ है कि उसी में ले लोटा दे लोटा दे लोटा। अस्तु, आज इसलिए आया हूं क्योंकि आज के बाद अभी फिलहाल जैसे मैं दूर हूं, अब 1 महीने तक और भी ये दूरी गहन होगी और मैं शायद व्हाट्सएप पर भी नहीं रहूं अगले 1 महीने, और यूट्यूब पर तो नहीं ही आऊंगा। इसलिए मैंने सोचा आज एक लंबी बातचीत की जाए, और खासतौर से इसलिए क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है और अगर मैं 15 अगस्त के आसपास लौटता हूं तो 15 अगस्त से लगातार आप लोगों के साथ बिहार चुनाव पर चर्चा होगी। लेकिन आज जाते जाते, क्योंकि बिहार में रहने का अनुभव जो है वह किसी मजेदार चुटकुले से कम नहीं है। रोज कम से कम दर्जनों ऐसी घटनाएं होती हैं जो आजकल आप सूर्यभूषण सर के टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। सूर्यभूषण सर लगातार वहां लिख रहे हैं और किस तरह यहाँ एक जेसीबी को देखने के लिए सैकड़ों आदमी होते हैं और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ दोनों जो अतिथि हैं, आप दोनों से सुपरिचित हैं। डॉक्टर सूर्यभूषण हैं, हमारे सर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं डीएमआई में, और बाकी परिचय आप लोग कई बार सुन चुके हैं। आनंद कुमार को आप लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया के हीरो हैं। बाल भले उड़ जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पकड़ है वो बनी हुई है। आनंद जी और सूर्यभूषण सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आनंद जी, आप भी नमस्कार कर सकते हैं भाई दर्शकों को। सर, आपसे शुरू करते हैं। वो जो आपने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि बिहार में ये जो जेसीबी देखने वाली प्रवृत्ति है, उसको इकोनॉमिक्स से आपने फिर जो जोड़ा था, और उसके बाद किस तरह से हमारा डिविडेंड जो है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 12 करोड़ बिहारी जनसंख्या का हवाला दिया जाता है, क्या सचमुच उतने बिहारी हैं बिहार में? मेरा मानना यह है कि कम से कम 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। और अभी महाराष्ट्र में जो हिंदी मराठी जबरन जो एक टूल दिया गया है ठाकरे बंधुओं द्वारा, और उसके बाद जो वहां की भाजपा सरकार ने जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उस चीज को ऐसे इंडोर्स कर रही है जैसे वो बहुत सामान्य घटना है। और भाजपा सरकार को छोड़िए और ठाकरे बंधुओं को छोड़िए, हमारे बिहार में, महान बिहार में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव आने वाला है, और यहाँ ये एक साइड की खबर भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई नेता इस पर बात भी नहीं कर रहा है। मतलब हम बिहारी थेथरई में कितना आगे निकल चुके हैं, कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हमारे पास होने चाहिए कि यत्र तत्र सर्वत्र बिहारियों की पिटाई हो रही है, बिहारियों को गाली मिल रही है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि ये 800-900 ईस्वी से लेके और 1900 तक जो भारतीयों का चरित्र रहा है, वैसा चरित्र आजकल बिहारियों का हो रहा है कि कोई भी आ जाओ, धर्मशाला है, और उल्टा तुम हमारे यहाँ नागरिक बनोगे तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हम उसके लिए तुम्हारे आंदोलन करेंगे कि तुम नहीं है, हमारे दामाद बन के रहो, हमारी छाती पर मुंह डालो। बिहारियों की थेथरई को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये मुद्दा हालांकि आपने मजाक से शुरू किया, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। नहीं सर, मैंने मजाक में कहा है, मेरी शैली मजाक की है, लेकिन मैं कितने खून के आंसू रोता हूँ ये सब करने के बाद, ये मैं जानता हूँ।
जी। नहीं नहीं, वो समझ, मैं भी वही लहजे में आ रहा था कि जो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बहुत कमजोर होते हैं आर्थिक रूप से, तो जो होता है कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से आप कमजोर है ना, तो आप कितनी भी विद्वता की बात कहेंगे ना, तो उसके भी सुनने वाले लोग नहीं होते हैं। तो वो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। तो कई बार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि आर्थिक रूप से संपन्नता अगर नहीं है आपकी, तो जो कई बार लोग कहते हैं कि हम बिहार इज पासिंग थ्रू इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। तो क्या होता है, जैसे मैं भी अभी टाइम्स इंडिया में एक कुछ अभी लास्ट 5-6 महीनों से थोड़ा ब्लॉग लिखने के लिए एक्टिव हुआ हूँ। तो मैंने जब कहा कि ये प्रिंट एडिशन में जाएगा या नहीं जाएगा, तो जो एडिटर का यही था कि बिहार डजंट सेल। अब आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार के बाहर लोगों को बिहार के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता है। तो जब जब उत्सुकता पूरी तरह से जब उनको नहीं है, तो अब ये ज़िम्मेवारी हमें हो जाती है कि जो हम चंद लोग हैं, जो हम इनसे इनमें थोड़ा-सा तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि मैं जो स्थिति जब हो जाती है, जो भारतेंदु ने बहुत पहले लिखा, चूँकि मैं कल ही आया हूँ नालंदा से, और जो सिलाव पड़ता है रास्ते में, जहाँ खाजे की बड़ी मशहूर दुकानें हैं, तो मुझे वही वाकया याद आ गया है, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। ये कहने का मतलब ये है कि मतलब जो प्राइस इक्वलाइजेशन जो कहते हैं अर्थशास्त्र में, यानी आपको अपना अंदाजा ही नहीं है कि आप हैं क्या। मतलब यहाँ आपको कोई भी कुछ बोल के चला जाता है कि आप प्रोफेसर होंगे, होंगे अपना होंगे, हमको क्या समझाइएगा। मतलब अगर, तो दैट इज़ हाउ दिस, मैं चूँकि 10 साल से अब देख रहा हूँ, और मैंने थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा ली है, कुछ जैसे कोरोना का जैसे वैक्सीन लिया, तो हमने भी कुछ वैक्सीन टाइप से एक लेयर बना लिया है कि भाई उस बहुत सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, और अपने स्वांतः सुखाय में सोचता रहता हूँ कि कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। इसलिए जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो हर दिन एक चुटकुला नज़र आता है, वाक़ई चुटकुला नज़र आता है, लेकिन वो एक बहुत ही स्केरी है। मतलब उसमें मैंने कुछ लिखा भी है, टोटो इफ़ेक्ट भी एक लिखा था कि आप घर से निकलते हैं, तो सामने 2 टेम्पो या टोटो वो आपके आगे है, और उनकी स्पीड तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वो दोनों ऐसे रेस लगाएँगे कि आपको आगे आने का मौका नहीं देंगे। अब ये एक बिहार की पूरी स्थिति का को बयान करता है कि जब पूरे आस-पास आप व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द पीपल, जो एकदम बिल्कुल स्लो ग्रोथ है, क्या फ़र्क पड़ता है टाइप से, और वहाँ पे आपको वो एक-एक जो है सुराग दिखता नहीं है कि आगे यहाँ से निकले कैसे? जिसको हम लोग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि व्हेन यू आर सराउंडेड बाय द लो एस्पिरेशंस पीपल, इट डैम्पेन्स एस्पिरेशन ऑफ द होल सोसाइटी आल्सो। तो आपको मतलब लोगों को लगता है यहाँ ऐसे ही चलता है, यहाँ ऐसे ही होता है। सो चूंकि हमारी कल्चर जो है बड़ी स्ट्रांग रही है, इसलिए कल्चर ही रूल बन गया है हमारे जी। यहाँ। हालांकि सर इस पर भी मेरा मतभेद है कि कल्चर को लेके हम लोग जिस तरह से कहते हैं ना, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं यूपी के, या फिर मान लीजिए मध्य प्रदेश के, या फिर कहीं और के, वो बिहार एक दो बार आए हैं और वो बड़ा मतलब व्हाट अ स्टेट यार, यू नो पीपल आर सो हम्बल एंड यू नो हाँ, पीपल आर सो मेजबान टाइप्स, यू नो, हाँ, समझ रहे हाँ, हैं ना आप। हाँ, हाँ, मुझे बहुत इस चीज से चिढ़ मचती है कि नहीं, कूड़े के ढेर पर बजबजाते हुए शहरों में अच्छे नागरिक नहीं रह सकते हैं। नहीं कर सकता, आप बिल्कुल। दरभंगा से लोहरदगा चले जाइए, आप पटना से सिवान चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, बिहार केवल और केवल बजबजाते नालों, झुंड में घूम रहे सुअरों और कूड़े के पहाड़ों का शहर है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आनंद जी, इसी के साथ आपके पास आते हैं। देखिए, आज की ये वीडियो मैं कर ही इसीलिए रहा हूं कि खूब सारी गालियां मिले तथा कथित गौरवान्वित बिहारियों से, जिनका इतिहास अशोक से नीचे आ ही नहीं रहा है ससुर। पता नहीं कहाँ अटके हुए हैं, किस इनर्शिया में ये लोग हैं। एक मिथिलांचल है, वो विद्यापति पर अभी तक है। अरे विद्यापति गए भाई, जमाना हो गया रे भाई।
कहाँ जनक से शुरू करेंगे बहुत। अब मिथिला वाले थोड़े सुधरे हैं तो दरभंगा महाराज तक आ रहे हैं। जैसे बनारसी तो खैर त्रिशूले पर टांगे हुए हैं, खैर वो सब एक विषयांतर हो जाएगा। आनंद जी, सर ने कहा कि बिहारियों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। मैं इसको समझ रहा हूं कि बिहारियों के बारे में शायद दुनिया ने अपनी एक धारणा बना ली है, जो बहुत हद तक ठीक भी है, कि ये थेथर हैं, इनको लतियाते जुतियाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजादी के बाद से, तथाकथित आजादी जो मिली उसके बाद से, जब आप फ्राइट नॉर्मलाइजेशन की बात देख लें, या फिर किस तरह संगठित तरीके से उद्योगों को हटाया गया, या किस तरह से बिहार को पिछड़ा बनाया गया, इन सबको देख के क्या कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को आप? देखिए, शुरुआत में जो कुछ चीजें थी, मेरी आवाज जा रही होगी मेरी ठीक ठाक? तो शुरुआत में जो कुछ चीजें थी वो तो नीति से, जैसे ही वो जो नेहरूवादी नीतियां थी, जिसको आप समाजवादी नीति कह लें या जो भी कह लें, तो वो नीतियां जैसे ही लागू होती हैं वैसे ही बिहार जो होता है वो पिछड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो श्री बाबू का दौर जिसको कहते हैं हम लोग 1961 तक का आप कह लीजिए, उस समय तक का आप दौर देखिए, तो उस समय बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही 61 के दौर में श्री बाबू का जैसे ही देहांत होता है, उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे 60 के बाद का पीरियड, तो कोई लीडरशिप जो है वो पुश नहीं कर रही होती थी कि भैया हमें भी चाहिए। तो लीडरशिप अगर पुश कर ही नहीं रही है कि हमें भी चाहिए बिजली, हमें भी सड़कें चाहिए, हमें भी भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें भी बांध चाहिए, तो धीरे 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 करके वो पूरा गायब ही हो गया। तो बिहार जो है वो 60s में कहीं इग्नोर होना शुरू होता है और वो अभी तक जारी है। अभी बदल गया हो कुछ, ऐसा नहीं है, अभी भी जारी है। किसी भी चीज़ का हिसाब किताब अगर देख लें कि अमृत भारत में कितने स्टेशन यहाँ पे बन रहे हैं, उनको कितना पैसा मिल रहा है, उतने ही स्टेशन गुजरात में जब बन रहे होते हैं तो उनको कितना पैसा मिल रहा होता है। अब अगर स्टेशन पे होने वाला रेवेन्यू आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बिहार में जो भी स्टेशन बन रहा है वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उससे जो अच्छा सुंदर सा स्टेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो गुजरात में बनेगा। तो ये जो अंतर होता है ये हम लोगों को भी अब नज़र आने लगा है, इस पे बात भी होने लगी है। देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्योंकि असल में लंबे समय से तक बिहार को आदत भी नहीं रही है कि इन जिन बातों से फर्क पड़ता है उन बातों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। तो एक दिक्कत तो ये भी रही है। और उसके माने आप जो बिहारियों का एक तबका है जिसको दुनिया की हर एक चीज के लिए दूसरे ही जिम्मेदार नजर आते हैं, बिहारी खुद कहीं नहीं नजर आते हैं, आप भी चुपके से जाके उस कतार में खड़े हो गए हैं, है ना? हैं? मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि हमारे पास समंदर नहीं है इसलिए हम पिछड़े हुए हैं, ये वही बात हो गई। आप देखिए आनंद जी, मतलब ये तो सर वही बताएंगे, सर विशेष तौर पर बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे, अर्थशास्त्र की भाषा में बताएंगे, लेकिन मैं तो ये जानता, कमाऊ पूत को भैया पूरी दुनिया पूजती है। आप मजदूर भेजते रहते हैं, आपके यहाँ संस्थागत तरीके से संस्थानों को खत्म किया गया पिछले 30 वर्षों में, ताकि आप एक मजदूर भेजने वाले राज्य बन के रह जाएं। आप 30 वर्षों तक नहीं कहते हैं, और श्री बाबू के समय तक नहीं सर, जब तक समाजवाद नाम के कोड़ से ये 2-3 राक्षस नहीं पैदा हुए थे ना, 1980s तक बिहार याद कर लीजिए, लगभग ठीक ही था महाराज। ठीक है, पूरा देश ही पिछड़ा हुआ था, हम लोग भी पिछड़े हुए थे, कौन था समय था, बीमारू राज्य थे। लेकिन मध्य प्रदेश आज देखिए, आज आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए भाई, जिससे कम से कम सांत्वना मिलती थी हम बिहारियों को कि है एक भाई अपना है पड़ोस में, चलो ये हमसे भी गर्त में जाने को तैयार है। लेकिन अब तो उड़ीसा अब तो उड़ीसा भी नहीं है भाई, बंगाल है अभी, बंगाली। अब बंगाल को देख के हम लोग, सर इस पर क्या आपकी राय है? आनंद जी को जो मैंने कहा ये उसी कतार में जाके शामिल हो गए हैं ना, आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, आई थिंक जो रेस टुवर्ड्स बॉटम जो बोलते हैं ना,
तो उसके तरफ रेस बहुत तगड़ा है। मतलब दो तीन स्टेट जो है वो, मतलब हम तो फ्रंट में है ही, तो उसके पीछे आ जाते हैं लोग। जैसे उड़ीसा तो अब काफी बेहतर हो गया है। अब बंगाल हमारे साथ लगता है वो कतार में आने की कोशिश में है। लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी चीजों को देखना चाहूंगा कि सर मतलब हमने इसमें 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 सर एक और चीज जोड़ देते हैं। जैसे एक एक्सप्रेसवे मिला, बहुत अत्याचार हुआ है आनंद जी, मेरा गला भर आया, सौतेला व्यवहार हुआ बिहार के साथ। लेकिन वो एक एक्सप्रेसवे भी मैं अगर प्रधानमंत्री होता ना तो बिहार जैसे जाहिलों को नहीं देता। क्यों नहीं देता आपको पता है? 7 फेज बनने हैं और उसमें बिहार के 2 फेज अटक गए। अब वो पूरा डीपीआर होगा और फिर से उसकी लागत बढ़ेगी 4 गुना। आपको पता है ये बात? नहीं पता होगी यार। आप एक एक्सप्रेसवे नहीं संभाल पा रहे हैं, आप किसी लायक ही नहीं है भाई। अपना दोष क्यों कब देखेंगे सर? गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, इधर मैं यूपी वालों का नाटक देख रहा हूं, बनारस में सब खत्म कर दिया, नाव वाला सब ये बर्बाद हो गया। मैं देख रहा हूं कि नाव वाले भी वही हैं, वही का हो का कहबो चलबा, वही 500 के बदले 800 लेने वाले हैं। कौन से गुजरातियों ने कब्जा कर लिया भाई आनंद जी? बहरहाल दूसरा सवाल सर आप दोनों के लिए ओपन मंच है। आनंद भाई बस आप जब बोले तो अपना माइक अनम्यूट करें, अभी म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। तो सर और आनंद जी दोनों से मेरा एक सवाल है कि ये तो पहला चरण हमने देख लिया, अभी चुनावी दौर है, उसमें तेजस्वी अचानक आक्रामक हो गए हैं। ये सब मीडिया की भाषा है तथाकथित। तेजस्वी आक्रामक हो जाते हैं, चुनाव के समय राहुल आक्रामक हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी आक्रामकता ले आते हैं। अगर गाली गलौज करना आक्रामकता है तो भगवान जाने। शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, गुंडों को जी कह के नारे लगवाना अगर समाजवाद है तो भगवान जाने। इन सब के बावजूद बिहार की जनता लगता है कि इस बार तेजस्वी बाबू को अपना नेता चुनने पर आमादा हो गई है। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आप बताएं, और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आनंद जी आप बताएं पूरे प्रश्न को। नहीं, अभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूंगा कि बिहार में एक चीज जो मैं देखता हूँ कि मतलब हर इंसान जो है, खासकर मैं चूंकि सड़क पे आजकल काफी कुछ लिख भी रहा हूँ, तो मतलब आप दूसरे का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली डिनाई करते हैं। जैसे आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, आप कहीं भी बीच में रोक के किसी से बात कर सकते हैं। उससे आसपास आने जाने वाले लोगों को, मतलब पब्लिक स्पेस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप में इकोनॉमिक मतलब मुद्दा आ जाता है, क्योंकि इसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। इसका मतलब किसी के पास दूसरा कुछ वक्त करने का है ही नहीं, तो इसीलिए लोग भी जो है एडजस्ट हो जाते हैं कि हमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं, ठीक है थोड़ा इंतजार ही कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो और हमारे यहाँ भी स्थिति यही है कि जो जैसे अभी क्या है, इलेक्शन का टाइम है, तो कई सारे घोषणाएं हो रही हैं बहुत, और ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, तो हर में वो होड़ लगी हुई है। मतलब पहले एक समय ये होता था कि इलेक्शन के टाइम में लोग चोरी छुपे पैसे देते थे। अब हमारे ही पैसे से वो बड़े पेज पे डिक्लेयर होता है कि हम इतना देंगे, इनका ट्रांसफर हो, इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब इस तरह की चीजें जब है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इसी पे कोई पब्लिक सवाल नहीं उठा पाती है। और इसके 100 कारण से ही यूनिट जितने भी 100 सर 100 यूनिट बिजली अब फ्री देने जा रही है सरकार। और हाँ, ये खबर देखकर सुनकर मैंने अचानक रिएक्ट किया कि ये ले डूबेगा इसको। तो अमूमन जो मेरे आसपास मित्र लोग हैं उनको इस खबर में बहुत चौंकने वाला कुछ नहीं लगा। उनको लगा कि अरे ये तो अच्छी बात हो रही है। जबकि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां आपके पास राजस्व के नाम पर कुछ है ही नहीं, एक शराब थी वो भी आपने बंद कर दी, और उसके बदले आपने 25,000 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसमें ये क्या घपला है? उसमें इस चीज को कैसे समझा जाए, किस तरह नहीं, से इसमें समझा जाए? इनफैक्ट इसमें बिल्कुल एक एनालिसिस करने की जरूरत है कि जैसे उड़ीसा फॉर एग्जांपल, उड़ीसा हमारे साथ था, मतलब हमसे थोड़ा खराबी स्थिति में थी, था उसकी स्थिति,
लेकिन आज के डेट में उसका पर कैपिटा इनकम लगभग नेशनल इनकम के बराबर पहुंच गया, नेशनल पर कैपिटा इनकम। हम लोग 1/3 हैं पूरा नेशनल पर कैपिटा इनकम। मतलब अगर हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय अगर 1 लाख रुपया है, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 33,000 के आसपास पड़ती है। इतना का डिफरेंस है। तो अब समझ सकते हैं कि बाकी लोग स्टेट जो अगर नेशनल एवरेज इतना ऊपर है, तो यानी बाकी स्टेट हमसे कितना हमसे आगे हैं। तो लेकिन सर यही एक सवाल में थोड़ा सा पॉलिटिकल आनंद जी से पूछ लूं, उसके बाद आएंगे आपके पास, कि ये जो आपने बात कही सर, लेकिन ओडिशा के पास शहर थे। मैं अभी भी किसी भी अर्थशास्त्री से या किसी भी पॉलिटिकल कमेंटेटर से यही पूछता हूं, बिहार के जो बहुत बिहार को एकदम वही चंद्रगुप्त मौर्य वाले अंदाज में लेके आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बिहार के एक शहर का नाम बताइए। आनंद जी, एक शहर तक पैदा नहीं कर पाए हम बिहारी, और ऐसी दुर्दशा तो कहीं नहीं है। देखिए 80 के दशक में जब शहर पैदा हो रहे थे, उस समय शहर पैदा होने की गति भी यहाँ ठीक ठाक थी। बरौनी पैदा हो गई थी उस समय तक, एक एक्स्ट्रा। बेगूसराय के पास एक बरौनी नाम का शहर तो पैदा हो ही गया था, और वो इतनी जगह से कनेक्ट होता था कि अच्छा खासा वो चल भी जाता। और भी ऐसे शहर पैदा हो जाते हैं, और डालमिया नगर और क्या क्या सब जो था वो पैदा हो रहा था। अब समस्या ये है कि आपको जब समाजवाद थोप देते हैं किसी पर, और लोगों को किसी तरह से ये समझा देते हैं कि तुम बैठो चैन से, सरकार तुम्हारे लिए क्यों करेगी ना, तुम क्यों करोगे। तो जैसे ये एटीट्यूड एक बार किसी पूरे समुदाय के दिमाग में घुस गया कि सरकार कुछ मेरे लिए नहीं कर रही, सरकार को मेरे लिए कुछ करना चाहिए, मुझे खुद कुछ नहीं करना, बराबरी का हिस्सा नहीं दिया गया, मेरे अधिकार छीन लिए गए हैं, इसीलिए मेरी गरीबी है, इसमें मेरा किया धरा कुछ नहीं है, ऐसा वाला जो एटीट्यूड हो जाता है ना, तो समस्या वहाँ एटीट्यूड की भी है। उस आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि भैया काम करने के बाद ही उसके रिजल्टेंट में तुमको कुछ पैसे मिलते हैं। ये चीज़ सिखाना या समझाना जो होता है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। और ये सिर्फ आपको मजदूर वर्ग पर लागू होता हुआ नहीं दिखेगा। आप जिसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, उसमें जाते हुए जो युवा होते हैं, उन लोगों के एटीट्यूड में देखेंगे तो वहाँ भी आपको बिहार से बाहर जाते हुए छात्रों में आपको ये नजर आ जाएगा। आप फिर से 1980 में ले गए, चलिए ठीक है, 30 वर्षों तक हत्या की गई। मैं उसके साथ जो चरित्र की हमारे हत्या हुई है, जिसको सर ने बताया कि आप कहीं भी पब्लिक स्पेस में कहीं भी, वैसे मुझे लगता है कि ये शायद हमारा राष्ट्रीय चरित्र ही है, क्योंकि दिल्ली में भी मैं देखता था कहीं भी कूड़ा फेंक दिया है, कहीं भी गिरा दिया है, कुछ कर दिया है, और बाकी जगहों पर भी। लेकिन हाँ, बिहार में ये अतिशय पर है, अतिरेक पर है, कि ये हर एक जगह, और इसको अधिकार समझा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़े इस पूरी इसको, कि अभी भी आरोग्य पर्व चल रहा है। नीतीश जी ने सभी को 1100 रुपए या 1200 कितने भी दिए हैं, अभी पता नहीं कितने लाख करोड़। और शिक्षकों को जो वेतन भुगतान हो रहा है वो नहीं हो रहा है। शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वो मजाक बन के रह गया है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि सबका स्थानांतरण हो गया, और यहाँ शिक्षक कह रहे हैं कि किसी के पास न तो मैसेज आया है और न कोई पीडीएफ सूची निकली है। अब आप देख लीजिए कि ये कैसी सरकार चल रही है, कितने मजे की सरकार चल रही है। और आप आनंद जी जो शहर नहीं बनने का ये कहते हैं, मैं तो पटना को भी शहर नहीं मानता हूं सर, जहां आप बैठे हुए हैं। 5 किलोमीटर की स्पेस छोड़ दीजिए, तो आपका शहर कहाँ है सर? नहीं, 5 किलोमीटर की बात नहीं, हाँ 5 किलोमीटर की बात भी नहीं है। जैसे शहर का एक चरित्र होता है कि हाँ, वो चरित्र ही नहीं है जी। मतलब आप जैसे किसी भी समय में आपको जो बेसिक जो नेसेसिटी जो सुख सुविधा है, चीजें हैं, वो मिल जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए, छठ हो, होली हो, दिवाली हो, पूरा शहर खाली हो जाता है, आपको एक छोटी सी चीज खाने को नहीं मिल पाएगी। तो ये शहर तो एक्चुअली गाँवों का शहर है ना, तभी तो लोग अपने अपने गाँव चले गए टाइप से। मतलब आप शहर का कैरेक्टर ही होता है, रिजिलियंस एक होता है ना, कि आपको बिजनेस एक्टिविटी बरकरार रहनी चाहिए।
कोई रहे न रहे, तो इसलिए वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छठ के अगले दिन छठ के अगले दिन अगर आप गलती से निकल गए तो भाई साहब कहीं कुछ नहीं, मतलब वो ओम प्रकाश वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास की पंक्ति याद आती है कि सड़क विधवा के मांग की तरह सूनी पड़ी हुई थी। आनंद जी, अगर आप सन्नाटा भाए भाए कर रहा था है, और तभी वह शख्स सड़क पर नमूदार हुआ, उसका रंग ऐसा था मानो कटोरे भर मैदे में किसी ने चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो, मतलब इस टाइप की चीजें। तो तेजस्वी का जो चेहरा मैं देखता हूं तो मुझे वेद प्रकाश शर्मा का वो रूपक याद आता है। और जो घोषित अपराधी चारा चोर का सुपुत्र है नौमी फेल, वह पता नहीं बिहार के विजन की बात करता है। भाई साहब, आप दोनों इसको कैसे लेते हैं, इस महानतम चुटकुले को कैसे देखते हैं, ये बताइए। इसमें तो मुझे एक ही चीज लगता है कि देखिए, जो जो पॉलिटिकल जो फ्रेटर्निटी है उसको लगता है उसको ये मार्केटिंग की तरह एक देखता है, और उसके कई लोग जो सलाहकार भी होते हैं बिल्कुल मार्केटिंग एमबीएस किए हुए हैं, जो ये बताते हैं मार्केटिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, जिसमें आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं कि कौन मेरा कस्टमर है और उसको कैसे हम एफिशिएंटली डिलीवर करें। अब वो अगर ये चीजें अगर आप समझ लीजिए तो ये जो तेजस्वी का जो अचानक से उबल पड़ना, तो ये दिखाना कि मतलब देखो हमारा जो नेता है कितना मतलब कलेजा फाड़ फाड़ के, मतलब एकदम वो है कि मतलब कितना बड़ा गुंडा है टाइप, मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से जो आना, तो वो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मार्केटिंग। इसमें आप इसको उस हिसाब से देखिए कि जो है जहां मैसेज वो जाना है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो उस उनको और मजा आता है इस चीज में सुनने में, तो यही वजह से जो है वो वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और मुझे जो लगता है कि ये इनका जो अचानक आनंद से जी, इलेक्शन। आनंद जी, आप म्यूट। क्या कहते हैं इस पर? हाँ, बस वही बात है कि जो उनका जो वोटर उनके पास जो कैटेगरी है वोटर्स की, उस वोटर को बस वही वैसा ही नेता चाहिए जो बस भीड़ में कट्टा लहराते हुए कूद जाए। तथा तो कथित आक्रामकता, मतलब जो लोगों को उत्तेजित करे, जिसको लगे कि हमारा नेता ऐसा है जो दो घूंसे चला सकता है। जो एक बार लालू ने कहा था प्रेस में कि मार देंगे एक मुक्का तो नाच के गिर जाओगे, हैं, रिपब्लिक वाले को कहा था। तो अब वही उन्हीं का सुपुत्र है नौमी फेल, वो कह रहा है कि सूत्र को मैं मूत्र समझता हूं और प्रेस यही होता है। और वहां पर मीडिया के लोग माइक लेके खड़े हैं और ये चला, और उसके बाद उसका फिर इंटरव्यू भी करेंगे। मैं तो मीडिया के अपने इस पर, मैं खैर अब किसी को बताता नहीं हूं कि मैं पत्रकार हूं, मैं इतना शर्मिंदा हूं अपने पत्रकार होने पर। मैं मेरे साथ संकट ये है कि मेरी कई पहचानों से मुझे शर्मिंदगी है, मुझे बिहारी होने से भी शर्मिंदगी है, मुझे पत्रकार होने से भी शर्मिंदगी है, नहीं, मुझे कुल ये गलत मिलाकर बात है। मानव मात्र होने से शर्मिंदगी है। खैर ऑनर, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सचमुच गुस्सा आता है बिहार की दुर्दशा देखकर कि ये एक नौवीं फेल आदमी पूरे राज्य को विजन का, तरक्की का, विकास का, जिसके राज्य में जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे और दोनों के शासनकाल में बिहार की कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मजाक थी, वह व्यक्ति कानून व्यवस्था पर भाषण दे रहा है और जनता उसको लपक रही है। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, यही वो चीज है जो बिहार को खास बनाती है। आखिर कभी मगध साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था, और आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, है ना। इसी के साथ अंतिम टिप्पणी आप दोनों जो करना चाहें, उसके बाद हम लोग विदा कहेंगे। एक एक टिप्पणी 1-1 मिनट की आप लोग जो भी देना चाहें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 1 मिनट का। कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसमें क्या है, देखिए एक बड़ा सा वोटर वर्ग है अभी तेजस्वी के पास, और अगर अभी चुनाव होते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे अगले। हाँ, एक आध महीने में नीतीश बाबू कुछ पलट लें बाजी अपने पक्ष में तो देखते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति तो यही है कि राजद का पलड़ा जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना आसान है सर? आप क्या कहते हैं, मतलब इतना आसान तो नहीं लगता। अभी सबको
500 से 1100 डीबीटी हुआ है सब। मतलब खैर वो पॉलिटिकल पंडित की भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आप कैसे समझते हैं और आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा? देखिए, मैं तो राजनीति विषय में बिल्कुल मुझे मेरी कोई मतलब इसमें गहन अध्ययन भी नहीं है, मैं बहुत समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन बिहारी होने के कारण से लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स तो आप धरोहर लेके आते हैं, तो आप जोड़-तोड़ समझ लेते हैं कि वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो जो कॉमन डिनोमिनेटर वाली बात जो है ना, पॉलिटिक्स तो यही होता है ना कि कंसेंसस बिल्डिंग। तो जो उसमें तो अब कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि मैं लोगों से बात मैंने किया नहीं, तो ये मीडिया की खबर फैलाई जाती है कि हाँ, आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग भी तो एक एक अपने आप में बहुत बड़ा पीआर एक्सरसाइज है। सिमिलरली जैसे आप देख रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में भी यही चर्चा हो रही थी कि जगह-जगह घूम रहे हैं, बहुत जो है कुछ बदलाव लाएँगे, सब कुछ लाएँगे। फिर अल्टीमेटली आज के डेट में लोग उनको भी साइड कर रखे हैं। तो इसलिए कहना मुश्किल होगा बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पंडित के लिए कि आम चुनाव बिहार से में पहले भी कौन सर, आम चुनाव से पहले भी राहुल बाबा को पूरे देश में गांधी का दूसरा अवतार बता दिया गया था। भारत जी, छोड़ो यात्रा के बाद उनको कहा गया कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, और इस देश की जनता ने कितना बढ़िया सत्कार किया है। हालांकि सीटें बढ़ गई हैं अनडाउटेडली, बट मतलब दूसरा गांधी वाज टू मच, इजंट इट सो? नहीं वो तो है ही यही तो है इस देश की त्रासदी है कि आप जो है जिनके साथ मैं अभी रिसेंटली देखा मैं ये जो बिहार बंद के दौरान कि जो सीपीआई-एमएल के एक बहुत बड़े नेता थे वो आप राजद के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और दीपांकर, हमारे जो दीपांकर। हाँ और हमारे और देवी नेशू का एक इंसिडेंट जो है आपको ठीक वही याद आया जो मुझे याद आया उस तस्वीर को। मैंने तो उस तस्वीर को सदी की सबसे घटिया तस्वीरों में एक, जिसमें तेजस्वी है, राहुल है और दीपांकर हैं, तीनों खड़े हैं एक साथ। और मेरा सर मतलब कम से कम कम्युनिस्टों को इस मामले में मैं 97 के पहले तक समझता था कि ठीक है आप गलत हैं हाँ लेकिन अपने इस पर हैं, कायम है। लेकिन हाँ जिस तरह एटलीस्ट से इन्होंने ऑनेस्टी चंद्रशेखर है उसमें हाँ लेकिन सर चंद्रशेखर के आंदोलन को इन्होंने किस तरह बिट्रे किया था। एक जी फोन जी गया था लालू का और वापस ले लिया था एसएफआई ने आंदोलन, जी और विद्यार्थी परिषद के लड़के लगे रहे थे। तो अब वो सब इतिहास है, लेकिन वही बात है कि चुटकुलों का शहर पटना, चुटकुलों का शहर दरभंगा और चुटकुलों का राज्य बिहार। और इस पर बिहारियों को जितनी गाली गलौज करनी हो कर सकते हो भाई लोग, लेकिन सोचना जरा चलते चलते एक छोटी सी घटना की समय की कदर किस तरह की जाती है। कि मैं अपनी टूटी टांग से रिक्शे से जा रहा था एक दिन, और एक टेम्पो वाले ने, जिस पर छोटी ईंटें लादी जाती हैं, इस तरह से लगा रखा था कि मैं पास नहीं कर सकता हूँ। दरभंगा की सड़कें भी उतनी चौड़ी हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग से ज्यादा चौड़ी हैं, इसलिए अगर एक रिक्शा और एक कार आ जाए तो आप नहीं निकल सकते हैं, पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। बहरहाल मैंने उसको कहा कि भाई निकलने दो। वो कह रहा है कि यार कौन सी जल्दी है, 200 ईंट है, तुरंत उतार दे रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। मतलब ये हमारा चरित्र है, ये बिहारी चरित्र है कि आपको जल्दी किस बात की है, आप बैठिए यार। ये हमारा इनर्शिया है। तो इस बात को सोचना भाई लोग, हम लोग कितने गहरे डूबे हुए हैं अवसाद में और दिक्कतों में, और हम लोग क्या हो गए हैं। हंसते हंसते हम लोगों की तीनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं। इन हंसी पर मत जाइए, क्योंकि बिहार हमारा बहुत प्रिय राज्य नहीं है। बिहार भाई हम सब की जन्मभूमि है, इसको कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ऐसी दुर्दशा है भाई साहब कि रिपेयर का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। किस अंग को रिपेयर किया जाए, पता चला कि ऊपर से नीचे तक संक्रमण फैला हुआ है। इन प्रश्नों के साथ छोड़े जाता हूं। आनंद जी, सूर्यभूषण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने आज विस्तृत बातचीत की। और फिलहाल दर्शकों दीजिए 1 महीने के लिए विदा, फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद नमस्कार